हेलो गाइस, आज फिर हाजिर हुआ हूँ मैं आपके बीच केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर। केमिस्ट्री कई बच्चे सोचते हैं बहुत टफ है, बहुत कठिन है कुछ नहीं है गाइस। स्टूडेंट, बहुत इजी है केमिस्ट्री सब्जेक्ट। मेरे अनुसार तो सभी सब्जेक्टों में सबसे इजी केमिस्ट्री है। और आपके दैनिक जीवन में जो है केमिस्ट्री के बिना अधूरा है आपका दैनिक जीवन। आप सोकर उठते हो तो ब्रश करते क्लोजअप कोलगेट, ये सब केमिस्ट्री है, केमिकल्स है ये। नहाते हो साबुन, ये सब केमिकल है, साबुन केमिकल है। आप ऑयल लगाते हो, ये सब केमिकल्स है। तो कहाँ टफ है ये, कहाँ कठिन है, बहुत इजी है केमिस्ट्री आपके। तो मैं आज आपके बीच में उन बच्चों के लिए आया हूं जो केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है, और किसी भी बच्चे को इसी वीडियो से, इस क्लास से चालू कर अपना जो पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए। तो आज देखते हैं सबसे नीचा जहां से अपने को केमिस्ट्री स्टार्ट करना है, उसी टॉपिक से अपन स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। तो फटाफट के नजरें जमाए रखना यहाँ पे। चलो ध्यान देते हैं। पदार्थ, तो पदार्थ क्या होते हैं ये, ठीक है। कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं, कैसे होते हैं ये, कौन कौन से इनके अवयव है, किन किन से ये मिलकर बने होते हैं, तो इनके बारे में अपन आज इसका वर्णन करेंगे। शायद आपको यहाँ से केमिस्ट्री से डर लगना भूल जाएगा, डर रहेगा ही नहीं केमिस्ट्री में आप। चलो देखते हैं। पदार्थ यानी कि किसी भी वस्तु जिसको अपन अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका भार हो, आयतन हो, अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसका महसूस कर सकते हैं, ऐसी वस्तु को पदार्थ कहते हैं। क्लियर है कि ऐसी वस्तु जिसका भार हो, आयतन हो, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, ऐसी सभी वस्तु को जो आपके संसार में है, जो आपके आसपास है, जो आपके परिवेश में है, ऐसी सभी वस्तु को क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। और ये पदार्थ जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं पदार्थ। पहला है भौतिक अवस्था के आधार पर, और दूसरा है रासायनिक संगठन के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर सबसे पहले देखते हैं, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो पदार्थ की अवस्था, ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है आपका ठोस, जिसको सॉलिड बोलते हैं, ठोस। दूसरा है द्रव, जिसको लिक्विड बोलते हैं। तीसरा है आपका गैस। चौथा है प्लाज्मा। ये शायद आपने पहली बार सुने होंगे। प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है, और 5वीं अवस्था जो है आपकी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बहुत इजी है, आइंस्टीन कंडेंसेट। तो चलो देखते हैं कि ठोस क्या होते हैं, ठोस क्या होते हैं, सॉलिड क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके अणु बहुत पास में हो, जिनका निश्चित आकार हो, जिनका निश्चित आयतन हो, ठीक है। ऐसे पदार्थ जिनके निश्चित आयतन हो, निश्चित आकार हो, जिनके अणु बहुत पास में हो, जिनके बीच में जो कोई अंतर कोशिकीय अवकाश ना हो, कोई गैप ना हो, ऐसे पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस कहते हैं, सॉलिड बोलते हैं। जिनका निश्चित आकार, आयतन, जिनके अणु बहुत पास में हो, जिनके अणु परमाणु के बीच में कोई अंतर कोशिकीय अवकाश ना हो, ठोस कहते हैं। नेक्स्ट, द्रव। ऐसे पदार्थ जिनके अणु ठोस की अपेक्षा दूर हो, जिनके बीच में कुछ अंतर कोशिकीय अवकाश होते हैं। अंतर कोशिकीय अवकाश से तात्पर्य है गाइस यहाँ पे स्टूडेंट कि इनमें कुछ अवकाश होते हैं, कुछ गैप होते हैं, कुछ खाली स्थान होते हैं। जैसे ध्यान देना, ये पानी ले लिया आपने, इस पानी को गर्म करोगे, आप गर्म करोगे
तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ बुलबुले टाइप उसकी पेनी में बुलबुले टाइप बैठते हैं। ये सब प्रैक्टिकल करे हैं। ठीक है, ठंड के दिनों में क्या बोलते हो मम्मी को, मम्मी पानी गर्म कर दो, ससुरा बहुत काम करके रख के आया है। ठीक है, मम्मी को बोलते हैं पानी गर्म कर दो। तो यहाँ पे जो बूंद बूंद जो बैठते हैं, ये जो है पानी में जो है या द्रव में जो घुली हुई वायु है, जैसे ही गर्म करते हैं तो ये वायु बाहर निकल जाती है। यानी कि इससे सिद्ध होता है कि क्या द्रव में कुछ गैप होते हैं। ये क्लियर हो गया होगा कि ऐसे पदार्थ या ऐसी पदार्थ जिनके अणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर हो, जिनका आकार निश्चित नहीं होता है, इनको जिस पात्र में डालते हैं, जिस बर्तन में डालते हैं, ये वैसे ही आकार ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ को द्रव कहते हैं और इनके बीच में अंतर कोश की अवकाश भी होता है। नेक्स्ट ध्यान देना, गैस, तीसरी जो अवस्था है गैस है। तो ध्यान देना यहाँ पे कि ऐसे पदार्थ जिनके अणु द्रव की अपेक्षा दूर दूर हो, गैस कहलाते हैं। इनका ना तो आकार निश्चित होता है, यानी कि साइज भी कोई डेफिनेट नहीं होता है, ना ही आयतन निश्चित नहीं होता है। इनको अपन क्या, जो कुछ गैसों को तो देख सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस को कंडेंस्ड करें, संघनित करते हैं तो उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिनके अणु द्रव की अपेक्षा दूर दूर हो, गैस कहलाते हैं। क्लियर है, इनका आकार आयतन निश्चित नहीं होता है, इनको महसूस कर सकते हैं। और आपको पता है एटमॉस्फेयर में गैस, बहुत सी गैसें हैं, जैसे सबसे ज्यादा जो गैस है नाइट्रोजन गैस है और 78% है। क्लियर है, इसके बाद में ऑक्सीजन जो गैस है 21% है। इसको जो स्पेशली जो जिनका केमिस्ट्री से जो कहीं केमिकल इंजीनियर वगैरह है उसको पढ़ते हैं 20.92%, यानी कि 20.92% पढ़ते हैं इसको। ये एक्यूरेट है, इतनी है, यानी कि ये 20 के 21 के पास में है करके इसको 20.92 बोल देते हैं। क्लियर है, इसके बाद में 0.033% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और अदर्स गैस है। नेक्स्ट है प्लाज्मा। ये जो है प्लाज्मा, ये पदार्थ की चौथी अवस्था है और सभी ने इस अवस्था को देखे हैं। और ये पदार्थ की जो 3 अवस्था तो मुख्य अवस्था है, ये पदार्थ की चौथी अवस्था है जो भिन्न है। कैसे भिन्न है, ध्यान देना। ये जो है आपने देखे होंगे कभी रोशनदान से जो लाइट आता है, कैसे क्या एक पुंज के रूप में आता है, एक पुंज के रूप में, एक किरण के रूप में आता है। और उस किरण पुंज में जो लाइट देखेंगे उसमें विभिन्न प्रकार के कण जो है इधर उधर गति करते रहते हैं, जैसे ब्राउनी गति करते रहते हैं, जिग जैग मार्ग में गति करते इधर उधर ऐसे, उसी में बस दिखता है। यानी कि वो जो कण है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स है जो क्या बगैर बंधन के इधर उधर गति करते हैं। क्लियर, इनमें ये धनावेशित भी हो सकते हैं। ये जो प्लाज्मा में जो मॉलिक्यूल्स जो आपके कण जो गति करते हैं ये धनावेशित हो सकते हैं, ऋणावेशित हो सकते हैं। तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था है ये तीनों अवस्था से भिन्न है। जो मैंने बताया रोशनदान या फिर जो खपरेल वाले घर रहते हैं वहां से जो प्रकाश आता है किरण पुंज के रूप में आता है, उसमें जो जिगजैग मार्ग में जो गति करते हैं उसी अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। और नेक्स्ट है जो आपकी पदार्थ की 5वीं अवस्था, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इस अवस्था का जो आविष्कार जो हुआ था अपने भारत देश में ही, जो सत्येंद्रनाथ बोस ने 1925 में इसका अनुभव किया था, 24-25 में अनुभव किया था इसका, 24-25 में अनुभव किया था। क्लियर है, तो ये पदार्थ की कौन सी अवस्था है ये ध्यान देना। ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है और इसमें क्या होता होगा, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, जो सीजीएस पद्धति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, क्लियर है गैस, या -273 केल्विन तापमान पर। ये जो आपने देखे होंगे कभी फ्रिज में, ठीक है ना, या फिर जो गैस को ठंडा करते हैं, क्लियर है, कब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर या -273 केल्विन तापमान पर जब गैस को ठंडा करते हैं
तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो आपको ड्रॉप 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 वाइज दिखाई देने लग जाते हैं, बूंद बूंद जैसे दिखाई देने लग जाते हैं। गैस को ठंडा करने पर आपने कभी जब हल्की हल्की फुहार आती है या फिर कभी पाइप फट जाता है तो जो पानी निकलता है ना, जो बूंद बूंद करके, ठीक है, बूंद बूंद तो नहीं, बहुत हल्की जो पानी की जो बूंद है, वैसे ये जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट होती है। तो ये भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के 5 भागों में बांटा गया था। पहला ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब चलते हैं रासायनिक अवस्था के आधार पर। जो बच्चे केमिस्ट्री में डर लगता है, यहां से उनकी शुरुआत करें, इस अवस्था से, रासायनिक संगठन के आधार पर। ध्यान देना, बहुत इजी है ये। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में किनको गिनते हैं, ध्यान रखना, तत्व और यौगिक को। किनको? तत्व और यौगिक को। अब और अशुद्ध पदार्थ में गिनते हैं स्टूडेंट मिश्रण को। किसको गिनते हैं? किनको? मिश्रण को। तो सबसे पहले देखते हैं शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका संगठन निश्चित होता है, जो निश्चित पदार्थों के संयोग से बने हुए हैं, ऐसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जिनका कंपोनेंट डेफिनेट होता है, निश्चित होता है, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद में अशुद्ध पदार्थ, इम्प्योर मैटर, इम्प्योर सब्सटेंस। ऐसे पदार्थ जिनका संगठन अनिश्चित होता है, यानी कि संगठन निश्चित नहीं होता है, ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं? अशुद्ध पदार्थ बोलते हैं। और इसके अंतर्गत मिश्रण को शामिल किया गया है। चलो ध्यान देना, तत्व किसको कहते हैं? जिनको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्स। तो तत्व पदार्थ की शुद्धतम इकाई होती है। क्लियर है गैस? क्या पदार्थ की शुद्धतम इकाई क्या होती है? तत्व होती है, जिनको कोई भी भौतिक विधि के द्वारा दूसरे तत्वों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यदि आपके पास चांदी है तो क्या आप चांदी को पीट पीट कर, कोई भी भौतिक विधि बोल रहा हूं मैं, कोई भी भौतिक विधि के द्वारा दूसरे तत्वों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे चांदी है तो चांदी को पीट पीट कर आप सोना में तो परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उसको आप अमेरिका में ले जाके कॉपर में तो नहीं बदल सकते चांदी को, सोना को चांदी तो नहीं बना सकते। ठीक है, आप एल्युमिनियम को सोना तो नहीं बना सकते। ठीक है ना? तो पदार्थ की शुद्धतम इकाई क्या कहलाती है? तत्व कहलाती है। क्लियर है? तत्व जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। टोटल तत्वों की संख्या है स्टूडेंट 118। पहला है धातु, अधातु, दूसरा अधातु और तीसरा उद्धातु। ध्यान देना, कौन सा? धातु, अधातु, उद्धातु। धातुओं की कुल संख्या 94 है। कितनी है? 94। अधातु की कुल संख्या 17 और उद्धातु की कुल संख्या 7। ठीक है, तो अब धातु पदार्थ क्या होते हैं ये ध्यान देना। धातु ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को दान करके धनायन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को दान कर कर धनायन बनाते हैं, ऐसे तत्वों को धातु कहते हैं। और आपको पता है कि धातु जो होती है, ठीक है बेटा, धातु जो होती है वो कैसे होती है? ठोस अवस्था में रहती है। कैसे रहती है? ठोस अवस्था में। पर एक तत्व जो है, ठीक है, एक जो धातु है जैसे मरकरी, ठीक है ना, जिसका संकेत है Hg, ये जो है स्वतंत्र अवस्था में आपके लिक्विड स्टेट में ही रहती है, द्रव अवस्था में रहती है। ठीक है, और ये तो क्लियर हो गया कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को दान कर कर धनायन बनाते हैं, धनायन बनाते धातु कहलाते हैं। यदि ये भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो ऐसे तत्व जो विद्युत का चालन करते हैं या इलेक्ट्रिक को फ्लो करते हैं क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं,
तो ऐसे तत्व को अधातु कहते हैं, या फिर ऐसे तत्व जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं या विद्युत के कुचालक होते हैं, उन तत्वों को क्या बोलते हैं? अधातु कहते हैं। यानी कि चलो आगे ध्यान देना, ये जैसे ध्यान देना, आप जब कंघी करते हो तो जब आप कंघी करते हैं तो कंघी को बार बार बाल से कंघी करने पर उसमें आवेशित हो जाती है वो बार बार चलने पर, और आप उससे कागज या फिर धूल के कण उससे आके चिपक जाते हैं। यानी कि ध्यान देना, वो कंघी जो है अधातु का कार्य करने लगी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने लगी है वो, ठीक है ना। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते अधातु कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या है क्या? 17। नेक्स्ट है उद्धातु। ऐसे तत्व जो कुछ स्थिति में विद्युत का चालन करते हैं और कुछ स्थिति में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं? उद्धातु कहलाते हैं। क्लियर है? क्या? उद्धातु कहलाते हैं। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम क्यों नहीं करते होंगे सर ये चालन? ध्यान देना, क्योंकि इनमें बंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं पूरे, मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण ये धातु का विद्युत का चालन नहीं कर पाते हैं। चलो आगे ध्यान देना, यौगिक। तो मैं यौगिक को थोड़ा सा बड़ा है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस यौगिक को और उसका वर्णन करता हूँ आगे। यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले यौगिक को ध्यान देना है, ऐसे यौगिक की डेफिनेशन सुनना बेटा। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर, क्या बोला मैंने? 2 या 2 से अधिक तत्व को, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे एक तत्व आपका हाइड्रोजन और एक तत्व ले लिया ऑक्सीजन, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को या फिर परमाणुओं को, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को निश्चित अनुपात में मिलाने पर, यानी कि मैंने 2 अनुपात में आपका हाइड्रोजन रख लिया और 1 अनुपात में मैंने क्या रख लिया? ऑक्सीजन रख लिया। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो नया पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। H2O बन गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात बहुत आवश्यक है कि निश्चित अनुपात में तो मिला दिए तो क्या बन गया? आपका यौगिक बन गया है। जो नया पदार्थ बना है उसे यौगिक कह रहे हैं। लेकिन इस जो नया पदार्थ यानी कि H2O के गुण जो है वो बनाने वाले परमाणुओं से या बनाने वाले तत्वों से भिन्न होते हैं। आपको सबको पता है बेटा, हाइड्रोजन गैस जो है जलती है, और ये हाइड्रोजन गैस कहाँ? सूर्य में है। सूर्य में जो सूरज है, सन में है, और वही हाइड्रोजन गैस जल रही है और काय में कन्वर्ट हो रही है? हीलियम में। तो आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन गैस जल रही है, और किसकी प्रेजेंट में जल रही है बेटा? ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जल रही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 और यहाँ पे लिख देता हूँ 1, यानी कि 2 अनुपात में मैंने के लिया हूँ हाइड्रोजन और 1 अनुपात में मैंने ऑक्सीजन लिया हूँ। जब तक मैं 2 अनुपात में हाइड्रोजन और 1 अनुपात में क्या ऑक्सीजन नहीं लूंगा तब तक पानी नहीं बनेगा आपका। क्लियर है मेरी बात? तो निश्चित अनुपात में लिया मैंने और क्या बन गए? जल बन गए। तो मैंने बताया आपको कि हाइड्रोजन गैस जल रही है और किसकी प्रेजेंट में जलती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जलती है। यदि आपको यकीन नहीं होगा तो एक प्रैक्टिकल कर लेना, एक खेल खेल लेना। क्या? माचिस की तीली लेना, जलाना उसको और एक बोतल में क्या कर देना? डाल देना। डाल दिए जलाकर और उसकी कॉर्क को, उसकी ढक्कन को क्या कर देना? बंद कर देना। ठीक है, तो बंद कर दोगे तो माचिस की तीली बुझ जाएगी, क्योंकि आपने वहां पर ऑक्सीजन का प्रवाह को रोक दिए करके वो नहीं जल रही, मुक्त ऑक्सीजन नहीं है वहां पे अब। ठीक है ना? तो ध्यान देना, कोई भी जो वस्तु का, जब कोई भी पदार्थ का जो दहन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। क्लियर है मेरी बात के इतनी? तो 2 अनुपात में हाइड्रोजन लिए, 1 अनुपात में ऑक्सीजन लिए, निश्चित अनुपात में लिए, और क्या बन गया? यौगिक। तो ये जलने वाला गुण दर्शा रही है और ये जलाने वाला गुण दर्शा रही, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ही किसका? हाइड्रोजन का दहन होगा, और ये दोनों जब निश्चित अनुपात में मिल रहा है तो जल बना रहा है। ठीक है, और ये जल क्या करता है? पानी जो बना है ये बुझाने का काम करता है ना। तो अब यौगिक की परिभाषा यहाँ से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, और शायद मेरे को लगता है कि आपको क्लियर ही हो जाएगी 100%। ये दावा कर रहा हूं कि जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को या परमाणुओं को
दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में लेते हैं तो जो नया पदार्थ बनता है यौगिक कहलाते हैं। और जो नया पदार्थ बना है इस यौगिक के गुण जो है बनाने वाले तत्वों से विपरीत होते हैं, यानी कि ये बुझाने का गुण दर्शा रहे हैं और ये क्या जलने वाले गुण दर्शा रहे हैं। हाइड्रोजन गैस जल रही है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रही है। ये क्लियर है मेरी बात इतनी? चलो आगे ध्यान देना। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल यौगिक का H2O है, सल्फर डाइऑक्साइड है, विभिन्न प्रकार के आपके कंपाउंड्स है, एथिल अल्कोहल जो भी है आपके कार्बनिक यौगिक, ये सब यौगिक है आपके। क्लियर है? तो जब तक इनको निश्चित अनुपात में नहीं लोगे तब तक आपका क्या यौगिक नहीं बनेगा। यदि आपने अनिश्चित अनुपात में लिए तो क्या बन जाता है? मिश्रण बन जाता है। क्लियर है? क्या बन जाता है? मिश्रण बन जाता है। चलो आगे ध्यान देना। ये यौगिक यहाँ का है, यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ लिख दिया हूँ। चलो आगे ध्यान देना। यौगिक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, ठीक है ना? तो कार्बनिक यौगिक क्या होता है गैस, ये ध्यान देना। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता हो कार्बनिक यौगिक कहलाता है। क्लियर है मेरी बात इतनी? जिनमें कार्बन उपस्थित होता हो, जैसे CO2 भी तो यौगिक है आपका, कार्बन है इसमें, आपका C2H5OH, ठीक है बेटा? ये सब क्या है आपके क्या कार्बनिक यौगिक है ना? सीधी सी भाषा में याद रखो, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन होता है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, और ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन नहीं होता है वो अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई होगी मेरी। जैसे अब अकार्बनिक यौगिक के एग्जांपल आपके नमक हो गया, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के जैसे आपके जल हो गया, ये सब क्या हो गया? अकार्बनिक यौगिक है, इनमें तो कार्बन नहीं है। क्लियर है मेरी बात? तो ये जो कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं गैस, ध्यान देना। कार्बनिक यौगिक तीन प्रकार के होते हैं। केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे के लिए है ये, ध्यान देना। पहला एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक, एलिसाइक्लिक कार्बनिक यौगिक, एलिसाइक्लिक, और नेक्स्ट है आपका एरोमेटिक। ठीक है ना? क्या? एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। बहुत अच्छे से समझना, ये केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन है। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी है ये। कौन सी? एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। तो ध्यान देना, एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूं आपको, ठीक है? आपने यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए गाइस आपने, तो मैं यहाँ पे ध्यान देना। एलिफेटिक ऐसे कार्बनिक यौगिक को बोलते हैं जिनकी खुली श्रृंखला होती है, जैसे बोला मैंने CH3 CH2 CH2OH, बेटा इसकी खुली श्रृंखला है, ठीक है ना? और एलिसाइक्लिक ऐसे कार्बनिक यौगिक को बोलते हैं जिनकी बंद श्रृंखला होती है। ये देखो ये तो एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक जिनकी खुली श्रृंखला होती है, ठीक है, और एलिसाइक्लिक जिनकी बंद श्रृंखला होती है, और एरोमेटिक बेटा ऐसे कार्बनिक यौगिक को बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना? क्या? ऐसे यौगिक को बोलते हैं जिनकी चक्रीय संरचना होती है, और चक्रीय संरचना तो सर इनकी भी है बंद श्रृंखला, तो इनमें पाई बॉन्ड होते हैं। और पाई बॉन्ड भी कैसे होते हैं बेटा? एकांतरण क्रम में। जिनमें पाई बॉन्ड होता है उन यौगिक को एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। क्लियर है? एरोमेटिक यौगिक जिनकी संरचना चक्रीय होती है और जिनमें एकांतरण क्रम में पाई बॉन्ड होते हैं, या एकांतरण क्रम में एक के अंतर में, यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है, अल्टरनेशन में यदि पाई बॉन्ड है तो वो एरोमेटिक यौगिक होगा। और जिनकी ओनली चक्रीय संरचना है तो वो एलिसाइक्लिक होगा, साइक्लो यौगिक होंगे। और जिनकी खुली श्रृंखला है तो वो क्या होगा? आपका एलिफेटिक। क्लियर है? चलो अब बात कर लेते हैं अपन आगे। एलिफेटिक भी तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, जो अब
जब अपन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब देखेंगे, इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, हाइड्रोकार्बन में बनाऊंगा इसका वीडियो, एलिफेटिक का। अब मिश्रण का देखते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, ध्यान देना। कितने? दो प्रकार के होते हैं। समांगी मिश्रण, कितने प्रकार के होते हैं गैस मिश्रण? दो प्रकार के, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। कितने? दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी, ठीक है ना। समांगी क्या होते हैं? ऐसा मिश्रण जिसमें क्या जो अवयव मिले हैं, जितने भी पदार्थ मिले होंगे उनकी अवस्था एक जैसी हो, या फिर वो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हो, स्वीकार कर लेते हो। जैसे आपने देखे होंगे बेटा कि शक्कर पानी को मिलाते हैं तो शक्कर जो है पानी में घुल जाता है, यानी कि पानी ने शक्कर को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। और सबसे पहले तो मिश्रण की परिभाषा ध्यान देना। मिश्रण की परिभाषा है कि ऐसे पदार्थ जिनका संगठन निश्चित नहीं होता है मिश्रण कहलाते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण में जो अवयव है वो एक दूसरे में मिल जाते हैं, ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे आपका चाशनी हो जाएगा, शरबत हो जाएगा, आपका दूध हो जाएगा। दूध में बेटा पानी और वसा है, दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिए। इसके बाद में विषमांगी मिश्रण में, तो विषमांगी मिश्रण में ध्यान देना है, ऐसा मिश्रण जिसमें अवयव एक दूसरे में मिलते नहीं हैं। क्लियर है नहीं? जैसे मैंने पानी और रेत डाला तो रेत पानी को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, ना पानी रेत को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो केमिस्ट्री की शुरुआत यहाँ से करो आप, ठीक है ना। तत्व यौगिक मिश्रण से, यही आपकी बैकबोन है। तो समझ में आया होगा आपको, ठीक है। थैंक यू गैस। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।